तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके साथ व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके बाद समझेंगे इसके में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इसका बैलेंसिंग देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। इसके बाद इसका पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी और कोरोजन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, और ये केमिस्ट्री का पूरा रिएक्शन को एक्सप्लेन करेगा, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे 5 चैप्टर का एक बेसिक चैप्टर हो गया। ठीक है, और यहीं से अगर जिस बच्चे का ये बेस चैप्टर अगर वीक हो जाता है तो उस बच्चे को केमिस्ट्री का रिएक्शन समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है या बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम आता है। तो अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ते हो या ध्यान से समझते हो तो समझो कि आपका केमिस्ट्री आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो डिफाइन जानने से पहले हम भी जानते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शन, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो आपके आसपास ऐसी चीज़ें जो घटनाएं हो रही हो जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। बताइए ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जिसको आप बता सकें, जहां आपको दिख रहा केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आसपास बहुत से ऐसे घटनाएं हैं जो आप हमेशा केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। सिर्फ किताबी बात नहीं पढ़ना है, हमें समझना है केमिस्ट्री को, नहीं तो इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके आसपास ऐसा कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, दिख रहा हो। हाँ, दूध का दही में कन्वर्ट होना, वो भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, और रस्टिंग, वेरी गुड। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको देखिए हर जगह क्या केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो क्या ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना, तो वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कोल, वो भी क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन है। नहीं, और रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है ना, सॉरी इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। ठीक है, उसके बाद और बताइए। हाँ, उससे हाँ वो भी है। जैसे कि आपको भी जो भी आपका जो फैट्स या ऑयल से बना हुआ जो भोजन होता है, अगर उसको आप एयर में छोड़ दो तो वो भी क्या जाता है, उसका टेस्ट, उसका स्मेल चेंज होता है। वो भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। नहीं तो अगर हम देखिए आसपास, हमारे आसपास में क्या बहुत सारा केमिकल रिएक्शन, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं वो भी एक तरह क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो दो तो होगा, एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज। एक क्या होता है, फिजिकल, और एक केमिकल चेंज। आपसे पूछे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। लेकिन केमिकल फिजिकल चेंज में कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे एक वुड है, उसको हम ब्रेक कर देंगे तो क्या वो केमिकल चेंज होगा, नहीं, वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज। नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। दूसरा, जब भी केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज में हमेशा और हमेशा याद रखना आपको एनर्जी इन्वॉल्व होगा। एनर्जी क्या होगा, इन्वॉल्व, या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन आइदर एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज एब्जॉर्ब। लेकिन इन फिजिकल चेंज नो एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब, कोई भी एनर्जी ना रिलीज होता नहीं उसको एब्जॉर्ब करता वो। ठीक है, तो चलिए सबसे ज़्यादा हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन के बारे में। नहीं, हम लोग अपना डे टू डे लाइफ का एग्जांपल सब देख रहे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं आखिर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसका डिफाइन क्या होता है और इसके एग्जांपल क्या क्या है। तो यहाँ पर डिफाइन लिखा हुआ है, द केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। डिफाइन ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या फॉर्म किया, वाटर फॉर्म किया। ठीक है, अगर इसकी स्टेट की बात करें, स्टेट का मतलब इसकी अवस्था की बात करें, तो ये हाइड्रोजन का एक गैस है, ये क्या हमारा
गैस है, अभी नहीं लिखे हैं फिलहाल, और ये भी हमारा क्या है, गैस है। अभी आपको हम दो चीज़ नहीं लिखे, इसमें स्टेट और बैलेंसिंग अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी आपको केवल केमिकल रिएक्शन का डिफाइन समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या, ऑक्सीजन गैस। दोनों गैस आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर। और वाटर क्या है, एक लिक्विड है। वाटर क्या हमारा, लिक्विड। अब बताओ कि वाटर का जो प्रॉपर्टी है क्या इन दोनों से अलग है या सेम है, इन दोनों से क्या है, अलग है। मतलब जो वाटर जो हमारा है इससे भी अलग है और इससे भी अलग है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है जिससे मिलकर वो बना है, उन दोनों से क्या होगा, वो अलग होगा। क्या होगा, जैसे ये वाटर इससे और इससे मिलकर बना है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगा इससे भी और इससे भी क्या है, अलग है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में। दोनों कंबाइन किया, क्या फॉर्म कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म किया, जो कि क्या हमारे गैसेस फॉर्म में होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या दोनों से क्या होगी, अलग होगी। तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो आपको केमिकल रिएक्शन डिफाइन समझ में आ गया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन बताइए आप, तो जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, टू और मोर विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। नाउ इसको हम लोग और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो तुमको यहाँ पे एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल से एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है। हमें पता है कि हाइड्रोजन जो होता है एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, क्या है, कम्बस्टिबल, ज्वलनशील पदार्थ होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो कम्बस्टिबल का क्या होता है, सपोर्टर होता है। क्या होता है वो, सपोर्टर। सपोर्टर समझते हो ना, जहाँ भी आग लगता है उस आग का जो फैलने का कारण क्या होता है, ऑक्सीजन ही। कौन कारण होता है, ऑक्सीजन। देखो जंगल में आग लग जाता है और वो आग फैल जाता है, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन क्या होता है, कंबशन का सपोर्टर है, इट इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन। और ये क्या है, एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है। ये क्या है, कम्बस्टिबल। आपने सुनते होगे पैराशूट में कौन सा गैस यूज करता है, हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, नहीं। तो ये कम्बस्टिबल सब्सटेंस है और ये इसका सपोर्टर है। लेकिन इन दोनों से मिलकर क्या बना है, वाटर। और बताओ जहाँ पे आग लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम पानी डालते हैं आग को बुझाने के लिए, नहीं, वहाँ अगर पानी डालते हैं क्या, आग बुझ जाता है। लेकिन हमको पता कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो फिर भी वो आग को बुझा नहीं रहा, बल्कि आग को बुझाओ, जबकि आग को तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दोनों है ना। इस वाटर के अंदर एच भी और क्या है, ओ भी है। तो ये आग को बुझाने की जगह आग को मतलब फैलाने की जगह आग को क्या कर दिया, बुझा दिया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है इन दोनों से बिल्कुल क्या है, अलग है। ये बात समझ आएगा, ठीक है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है, जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन के न्यू सब्सटेंस को जो फॉर्म करेंगे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपसे पूछे तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है इनका अलग अलग है, एक सपोर्टर है, एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, लेकिन इनसे मिलकर बनता है वाटर। और वाटर जो है जब वो आग कहीं लगता है तो वो वाटर आग को बुझा देता है। तो आग को इसलिए बुझा रहा है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी उन दोनों से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। चलो एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया NaOH, ठीक है, अब प्लस HCl, ठीक है। Na एक पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव, ये माइनस है, ये पॉजिटिव। तो कंपाउंड जो फॉर्म बन जाता है NaCl अब प्लस H2O, ओके। अब यहाँ पे देखो ये एग्जांपल्स हम क्यों ले रहे हैं, क्यों इसे समझा रहे हैं। ध्यान से देखो एक चीज़, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दो सब्सटेंस आपस में क्या किए, कंबाइन किए, और क्या कर रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर, मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर कह रहे हैं न्यू सब्सटेंस, क्या कह रहे हैं, न्यू सब्सटेंस, है ना, लिखा हुआ यूनिट्स टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। तो यहाँ पे न्यू का मतलब क्या, व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यू। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि हमने कंपाउंड क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और क्या लिया है, HCl लिया है, और फॉर्म क्या हुआ है,
NaCl और क्या बना है H2O। तो अब बताओ हमने लिया NaOH सोडियम लिया है, तो क्या इधर मैग्नीशियम बन गया है क्या? तो फिर न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास जो एलिमेंट्स सब है वो एलिमेंट्स आपस में रीअरेंज करते हैं, आपस में करते हैं रीअरेंज करके एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि केमिकल एक्सचेंज प्रोसेस इन विच एटम्स आर रीअरेंज एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। एटम्स आर रीअरेंज देख तो रीअरेंज मतलब देख रहे हो, देखो Na किसके पास गया? Cl के पास गया और ये OH के पास गया, तो क्या हो रहा है? ये हो रहा अरेंजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? रीअरेंज हो रहा है फिर से। नहीं, जब रीअरेंज होगा तभी तो नया सब्सटेंस बनेगा ना। तो न्यू सब्सटेंस का मतलब यहाँ पे यही हो गया कि जो एटम्स है अपने आप को रीअरेंज करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? उन दोनों से अलग होगी। समझ गए? तो इसका डिफाइन लिख सकते हो, लिखो केमिकल इज ए प्रोसेस इन विच एटम्स आर रीअरेंज चल देखो एक चीज़, इधर जो है हमारा लेफ्ट साइड ये कहलाता है रिएक्टेंट्स, क्या कहलाता है हमारे, और ये क्या कहलाता है हमारे प्रोडक्ट्स। और एरो जो है ये बता रहा है कि जो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में बताता है। तो एक साइड क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट्स, एक क्या साइड क्या हो गया प्रोडक्ट्स। तो अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ने के बाद सीखेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मान लो कहीं भी रिएक्शन हो रहा है, नहीं मान लो हमने रिएक्शन कहीं भी हो रहा है, तो रिएक्शन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ विल वी आइडेंटिफाई कि देयर इज ए केमिकल रिएक्शन, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को फीवर होता है तो उससे कुछ दिखते ना लक्षण, उसका या तो बॉडी गर्म हो जाता है, नहीं उसका वीकनेस हो जाता है, नहीं तो उससे कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक इसी तरह अगर कहीं भी केमिकल हो रहा है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं तो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? चेंज इन कलर, चेंज ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, नहीं चेंज इन टेम्परेचर। अब ये 5 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, अब बैलेंसिंग क्यों करते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। ये क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जो भी ये बताता है कि केमिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग फर्स्ट रिसर्च करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो Na+HCl, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है, किससे रिएक्शन कर रहा है? AC से रिएक्शन कर रहा है। तो एक सीरीज होता है मेटल्स का जिसे कहते हैं काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीके, वकाता है, कौन है, आगे आओ। देखो साहिल को अभी तक याद है, क्लास 8 में पढ़ा था, साहिल को अभी तक याद है, क्लास 8 में इसने पढ़ा था, है ना ये, और यहाँ पे पढ़ाए थे इस जगह पे। तो काशीनाथ का, माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है, कौन है, आगे आओ। पहले नाम जाने से नाम क्या है? K फॉर पोटासियम, K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Al फॉर एल्यूमिनियम, Zn फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन, लीड, Pb फॉर लीड, H फॉर हाइड्रोजन, Cu फॉर कॉपर, Hg फॉर मरकरी, Ag फॉर सिल्वर और Au फॉर गोल्ड। याद रहेगा? कोई भी ऐसा सिंबल जो आपको याद नहीं है, क्या फिर से पूछना भी है? Au मतलब गोल्ड, Ag का मतलब सिल्वर, Hg मतलब मरकरी, Cu मतलब कॉपर। नहीं पता तो नाम लिख लेना, ठीक है, हम नाम लिखवा देते हैं में। तब देखो ये सीरीज जो है ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, समझते हो ना? जो ऊपर में सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मतलब हो गया कि जल्दी रिएक्शन करेगा, किसी से क्या करेगा? जल्दी रिएक्शन करता है। और अब यहाँ पे देखो इस H के ऊपर जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है? H से मोर रिएक्टिव है, किससे? और ये जो 4 देख रहे हो ये 4 ये H से लेस रिएक्टिव है।
ये सभी के सभी मेटल्स है केवल H को छोड़ के, केवल H को छोड़ के। ऑल दीज आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड दिस 4 मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड above these metals are more reactive than hydrogen। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सोडियम है और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। तो सोडियम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सोडियम क्या मोर एक्टिव है किससे, तो सोडियम क्या कर सकता है, यहाँ से H को हटा देगा, ठीक है, और कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा आपका, यहाँ फिर से लिखते हैं Na+HCl। तो कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2, और ये H2 क्या हमारा है, गैस है। क्या हमारा, गैस है। तो पहला आपने केवल ये टॉपिक समझा, लेकिन आपको केमिस्ट्री का सबसे मेन बात समझा दिए कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। नहीं तो फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि सोडियम ने क्या किया, H को यहाँ से हटा दिया। और क्यों हटाया ये बस समझ गए आप, क्यों हटाया यहाँ पे, क्योंकि सोडियम क्या मोर रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, और यहाँ से इसको हटा दिया और कंपाउंड क्या फॉर्म किया, NaCl प्लस H2, और H2 यहाँ पे क्या है, गैस है। तो यहाँ से क्या निकला, इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। इसे कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब ये है कि हमने ये तो समझ गया कि अगर किसी भी रिएक्शन में गैस का इवॉल्व हो, क्या हो, गैस का इवॉल्व हो, तो ये एक साइन है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। अब सवाल ये है कि जो गैस इवॉल्व हुआ ये कौन सा गैस है, कौन सा गैस है, इसका टेस्ट क्या है। मतलब टेस्ट मतलब हमें चखना नहीं है, टेस्ट से मतलब है कि इसका जांचना कि इस जो गैस निकला हाइड्रोजन गैस, इसकी पहचान क्या है, कैसे समझेंगे ये गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे तो अभी प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकते अभी हम फिलहाल, इसलिए हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा सामान सबको। तो कोशिश करते हैं अगर मेरे पास सामान सब अरेंज हो जाता है तो आपको हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं कि जो गैस है वो कौन सा गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो कोशिश करेंगे, अगर प्रैक्टिकली दिखा पाए तो हम जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आपको समझो रिएक्शन से ही। तो इस गैस जो इवॉल्व हुआ है इसको क्या करते हैं ना, सोप सॉल्यूशन में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, सोप सॉल्यूशन में। जो गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ है उस गैस को कहाँ भेजेंगे हम लोग, सोप सॉल्यूशन में। और सोप सॉल्यूशन से भेजेंगे, वहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, बबल्स फॉर्म करेगा, क्योंकि गैस नहीं है। जैसे जाएगा उस सॉल्यूशन में, वहाँ पे क्या फॉर्म कर देगा, वो बबल्स फॉर्म कर देगा। और बबल्स के बाद जब हम कोई भी बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं, बर्निंग मैच स्टिक अगर लाते हैं, मतलब कोई भी लाइट अगर लाते हैं, कैंडल हो गया या कोई भी बर्निंग मैच स्टिक, और उस बबल के पास लाते हैं, तो वो बबल जो होता है ना एक पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करता है, आवाज़ क्रिएट करता है। उस पॉपिंग साउंड को ये जो पॉपिंग साउंड है ये इंडिकेट करता है जो गैस है वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। समझ में आया। तो हाइड्रोजन गैस का साउंड क्या है, पॉपिंग साउंड है। कैसा साउंड है, पॉपिंग साउंड है। तो पॉपिंग साउंड इंडिकेट करता है जो गैस इवॉल्व हुआ है वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है। क्लियर, समझ गए। अच्छा चलिए को आगे हम पढ़ लेते हैं। देखो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम यहाँ से इसको हटा देगा, किसको हटाएगा, H को। तो कंपाउंड क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl अब प्लस क्या देगा साथ में, देखो ये H कंबाइन हो जाएगा किससे, CO3 से। तो क्या बनाएगा, H2CO3। क्या बनाएगा, क्यों बनाएगा H2CO3, देखो H की एफिशिएंसी कितना होता है 1 और CO3 का एफिशिएंसी कितना होता है 2। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, H2CO3। क्लास 9 हमने पढ़ा होगा, नहीं हमने बताया था कि जब भी आयंस एक्सचेंज होते हैं तो उसके वैलेंसी क्या होगा, इंटरचेंज जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि H की वैलेंसी कितनी है 1 है और CO3 का वैलेंसी कितना है 2 है। ये CO3 सिंबल हो गया, नहीं उसका वैलेंसी कितना 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा H2CO3, कंपाउंड क्या बन जाएगा। और आपको याद होना चाहिए H2 जो CO3 है ये होता है अनस्टेबल। ये क्या होता है, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या है, H2CO3 का नाम क्या है इसका, H2CO3। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो होता है ये होता है अनस्टेबल। जब तक कोल्ड ड्रिंक्स के में बंद रहता है तब तक ये क्या है, ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन आपस में जुड़ते हैं और जो क्या फॉर्म करेंगे H2CO3। लेकिन जैसे इसको ढक्कन खोलोगे वहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। मतलब जब तक वो क्लोज्ड है तब तक वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे H2CO3। फिर वो ब्रेक हो जाएंगे, फिर क्या बनाएंगे H2O+CO2। मतलब ये हमेशा जुड़ेगा और जुड़ के फिर क्या बनाएगा,
कार्बनिक एसिड फॉर्म करेगा, फिर कार्बनिक एसिड फिर ब्रेक हो गए, फिर क्या हो जाएगा H2O CO2। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, तो प्रोसेस क्या कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे हम ढक्कन ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होता है। जैसे ढक्कन ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी आप ढक्कन ऑन करते हो तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, इस तरह सुनाई देता है ना। तो जो गैस निकलता है कौन सा गैस होता है, CO2 गैस। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर कोई कार्बनिक एसिड है वो टूट के हमें क्या देगा, H2O प्लस CO2 क्या देगा। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द सेकंड कंसेप्ट कि कार्बनिक एसिड टूटने के बाद क्या देगा हमेशा, H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में H और CO3 क्या फॉर्म किया, H2CO3 फॉर्म किया, ये टूट के हमें क्या देगा, H2O प्लस CO2। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये इसका हो गया रिएक्शन। मतलब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस, आपको बाद में समझाएंगे एसिड क्या होता है, फिलहाल अब याद रखो एसिड H2O प्लस CO2। हाँ चेक करो, देखो H2 यहाँ पे 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 है, 3 है। समझ गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, कार्बन 1 और H2। तो H2CO3 ये हमेशा टूट के क्या देगा, H2 और CO2। याद रखना आपको कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो हम लोग पीते हैं वो क्या कार्बोनिक एसिड है, और कार्बोनिक एसिड किससे बनता है, H2O प्लस CO2। और H2O प्लस CO2 हमेशा क्या होता है, अनस्टेबल। जब तक वो क्लोज कंटेनर में है तब तक ये हमेशा आपस में जुड़ेगा, फिर जुड़ के एसिड फॉर्म करेगा, फिर टूट के अलग हो जाएगा, फिर ये जुड़ेगा, फिर एसिड फॉर्म करेगा, फिर टूट के अलग हो जाएगा। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है क्लोज कंटेनर में। जैसे कंटेनर ओपन होगा वो वहाँ से गैस बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे ये एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या देगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी तो एक गैस है, बोलो। जैसे यहाँ पे ये गैस था तो यहाँ भी ये क्या है, ये गैस है। अब इस CO2 गैस को कैसे पहचानेंगे कि यहाँ से जो गैस निकला है वो CO2 गैस है। जब इसको लोग लाइम वाटर में भेजते हैं, किसको, CO2 गैस को, किसको, CO2 गैस किस में भेजेंगे, लाइम वाटर में, उसको मिल्की में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, मिल्की में लाइम चेंज करता, मतलब मिल्की में वाइट कलर में चेंज कर देगा। ये समझ गए। तो दो गैस का हमने पहचान बता दिया। फर्स्ट गैस का क्या बताया पहचान, कि वो पॉपिंग साउंड क्रिएट करता है, और हमें इसका क्या बताया, जब इसको हम लोग पास करेंगे किस में, लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर को चेंज किस में कर देगा, मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। कौन सा गैस, CO2 गैस। क्या जाएगा, लाइम वाटर, ऐसे लिखोगे CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। समझ गए।